हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ईयर में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि गणित में निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है और ये किस तरह से इतना उपयोगी है परीक्षाओं के अंदर या हमारे सभी शिक्षण के अंदर। तो देखिए दोस्तों, अगर इससे पहले आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको भी देख लीजिए। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आप अब हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम पर आप फोकस अवर स्टडी सर्च कर लीजिए या फिर इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन से देखकर आप यहाँ से भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपने अगर अभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ में वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि क्या है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि निदानात्मक शिक्षण क्या है। तो निदानात्मक शिक्षण, निदान शब्द जो है मूलतः चिकित्सा विज्ञान में प्रयोग किया जाता है, जो रोगी का इलाज करने से पहले उसके लक्षणों का पता लगाने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार चिकित्सक रोगी का उपचार करने से पहले ये पता लगाता है कि रोगी को क्या परेशानी है, कितनी है और बीमारी किस प्रकार की है, तत्पश्चात ही डॉक्टर उस बीमारी या परेशानी का उपचार करता है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे डॉक्टर के पास कोई बीमार व्यक्ति जाता है तो पहले बीमार व्यक्ति का डायरेक्टली उपचार नहीं करता है डॉक्टर। पहले क्या करता है, उसका निदान करता है। निदान मतलब उसको देखेगा कि भाई इसमें परेशानी क्या है, इस व्यक्ति को क्या बीमारी है, क्यों है बीमारी, क्या कारण इसको ऐसा परेशान होने का। तो पहले वो कारण पता करता है, इसके बाद फिर उसका उपचार करता है। तो ठीक उसी प्रकार इन परीक्षाओं के द्वारा ये जानने का प्रयास किया जाता है कि गणित के अध्ययन में छात्रों की क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, वे गलतियाँ करते हैं और कहाँ करते हैं, इस प्रकार की गलती करने का कारण क्या है। तो उस सभी को जानकर जो हम पता करते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, निदान कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सभी को जानना यानी कारणों को जानना, पता लगाना, परेशानी का पता लगाना, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, निदान कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अतः गणित में बालकों की कठिनाइयों एवं कमजोरियों का पता लगाने की जिन परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या कह देते हैं, नैदानिक परीक्षाएं कह देते हैं। तो जिन परीक्षाओं का हम प्रयोग करते हैं कमजोरी और कठिनाई का पता लगाने के लिए, तो उसको हम क्या कह देते हैं, निदानात्मक परीक्षाएं या फिर नैदानिक परीक्षाएं बोल देते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद देखिए आगे कि निदानात्मक परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के बाद किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं एवं कमियों को व्यक्त करता है। इन परीक्षाओं में उपलब्धि परीक्षणों की भांति अंक प्रदान नहीं किए जाते। तो देखिए, आप एक बात और ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि इस जो परीक्षण होता है नैदानिक परीक्षण, इसमें क्या होता है, अंक प्रदान नहीं करते बच्चों को। केवल उनकी गलती या कमी को देखने के लिए, उनके कारणों का पता लगाने के लिए हम ये परीक्षण करते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद देखिए आगे क्या है। अब आगे है कि इसमें निदानात्मक शिक्षण में नैदानिक परीक्षण के उद्देश्य क्या हैं। जो हम निदानात्मक शिक्षण कर रहे हैं उसमें जो नैदानिक हम परीक्षण करेंगे तो उसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, अब उसके उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है कि गणित विषय की अध्ययन अध्यापक प्रक्रिया में सुधार करना है, यानी कि गणित विषय की जो अध्ययन और अध्यापन प्रक्रिया जो हम करते हैं उसमें भी क्या हो, सुधार हो काफ़ी। इसके बाद देखिए, अधिगम अनुभव तथा अधिगम प्रक्रिया के अवरोधन तत्वों को ढूंढना तथा उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। देखिए, तो इससे क्या होता है कि एक तो हम अवरोधन ढूंढ लेते हैं, क्या परेशानी आ रही बीच में, कौन रोधक का कार्य कर रहा है, तो उसको हम पता करते हैं। इसके बाद उपचारात्मक शिक्षण भी बच्चों को हम कर देते हैं। इसमें और क्या होता है, इसका उद्देश्य ये भी होता है कि पिछड़े बालकों की पहचान करना। इसमें हम पिछड़े बालकों की पहचान करना भी सीख जाते हैं कि कौन कौन से बच्चे पिछड़े हुए हैं, तो ये पता लगा सकते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, गणित संबंधी विशिष्टताओं एवं कमजोरियों को पता लगाना। बच्चों में गणित के प्रति कैसी दृष्टिकोण है, किस तरह से वो कमज़ोर हैं, तो इसका भी हम पता लगा लेते हैं। और इसके अलावा अब इसमें इसका उद्देश्य और क्या है, देखिए, गणित के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना। कमजोरियों को देखकर हम पाठ्यक्रम में अपने अनुसार परिवर्तन भी ला सकते हैं। और बाल केंद्रित बनाना, फिर हम बच्चों के आधार पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं। देखिए, इसके बाद मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए मूल्यांकन पद्धतियों में परिवर्तन। ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद देखिए, उपलब्धि परीक्षण के लिए परीक्षण पदों के प्रकार निर्धारित करने में सहायता। उपलब्धि जो परीक्षण के लिए हम परीक्षण पद लेते हैं, यानी क्रम से जो हम पद लेंगे उनका निर्धारण करने में क्या मिलती है, एक तरह से सहायता मिलती है इन परीक्षणों के द्वारा। देखिए, इसके बाद है कि आगे छात्रों की कमियों एवं अच्छाइयों के आधार पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देना।
तो इसके बाद ही हम क्या करते हैं, शैक्षिक और व्यावसायिक उन्हें निर्देशन भी अच्छे से दे सकते हैं उनकी कमियों को ढूंढ कर। तो ये इनके कुछ उद्देश्य थे। तो आइए आगे देख लेते हैं आगे क्या है। तो देखिए अब है यहाँ पे निदानात्मक शिक्षण निदान के लिए महत्वपूर्ण चरण, यानी हम जो निदानात्मक शिक्षण करेंगे वो किन चरणों के अंदर हमें करना है। तो 5 चरण होते हैं, ध्यान रखना है। सर्वप्रथम हमें क्या करना है, सर्वप्रथम जानने का प्रयास करते हैं कि वे कौन से ऐसे छात्र हैं जो कठिनाई का सामना कर रहे हैं। तो देखिए ऐसे कौन कौन से छात्र हैं जो कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तो पहले ये पता लगाया जाता है इसमें, है ना। तो मतलब केवल कठिनाई का सामना करने वाले बच्चों का पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला कार्य होता है कि जो बच्चे में पता चल गया कि ये कमज़ोर हैं पढ़ने में या ये इस तरह समस्या ग्रस्त हैं, तो इसके बाद फिर हम ये जानते हैं कि इनकी त्रुटियां क्या हैं। पहले तो ये पता कर लिया कि भाई ये कमज़ोर हैं, अब इसके बाद इनकी त्रुटियां कहाँ होती हैं, अर्थात बालक कहाँ गलती कर रहा है और किस क्षेत्र में कर रहा है, तो ये पता लगाया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है कि जब हम ये कठिनाई की पता लगा लेते हैं कि भाई त्रुटि कहाँ हो रही है, तो फिर उस त्रुटि के कारण क्या है ये पता करते हैं हम। क्या पता करते हैं कि बच्चे जो त्रुटियां कर रहे हैं उनके कारण क्या हैं, यानी क्यों, किस कारण के कारण ये ऐसी त्रुटियां कर पा रहे हैं बच्चे, तो उसका फिर पता लगाते हैं तीसरे नंबर पर। तो तीसरा चरण ये हो जाता है। इसके बाद फिर आता है चौथा चरण कि जब हम ये मालूम कर लेते हैं कि बच्चों के जो गलतियां कर रहे हैं, जो कमियां हैं उनकी, उसके कारण क्या थे, तो कारण पता कर लेने के बाद फिर जब जैसी कारण पता चल जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, ये विचार करते हैं कि अब इसका उपचार क्या करें। पहला काम क्या किया आपने कि पहले तो आपने बच्चों का पता लगाया कौन से समस्या ग्रस्त हैं, इसके बाद उनकी त्रुटियां क्या क्या हैं, वो त्रुटियां क्या कर रहे हैं, और फिर उनके बाद उनका कारण क्या है त्रुटियां करने का। और जब कारण पता चल गया तो अब उसके लिए हम उपचार सोचते हैं कि उपचार क्या करें। और उपचार किस पर डिपेंड करता है, उनकी समस्या की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है उपचार। और इसके बाद जब उपचार हो जाता है तो इसके बाद भी ये प्रक्रिया समाप्त नहीं होती, फिर भी हम क्या सोचते हैं कि अब कुछ ऐसा उपचार करें कि ये प्रक्रिया, यानी कि ये गलती बार बार बच्चे करें ही नहीं, ये परेशानी ना आए अपने पास। तो इस तरह से ये 5 चरणों में ये प्रक्रिया चलती है। तो चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो देखिए आगे है कि निदानात्मक परीक्षणों की आवश्यकता एवं महत्व, यानी इसकी आवश्यकता क्यों है और इसका महत्व क्या है शिक्षण में। तो देखिए पहला है कि शैक्षिक निदान की आवश्यकता केवल समस्याग्रस्त बालकों को ही नहीं है, अपितु सामान्य बालकों को भी। ध्यान रखना है, जरूरी है कि सामान्य बालकों के भी इसकी आवश्यकता पड़ती है कभी कभी। इसके बाद देखिए अगला एक निदानात्मक परीक्षाओं की आवश्यकता बालकों की विषयगत व विशेष इकाई में कठिनाई स्तर जानने में पड़ती है। तो देखिए निदानात्मक परीक्षाओं की आवश्यकता जो होती है वो बालकों की विषय संबंधित या कोई विशेष इकाई या कोई विशेष ऐसा उनको कोई टॉपिक होता है तो उसका कठिनाई का स्तर भी हम जान सकते हैं इसके द्वारा। इसके बाद देखिए आगे है कि कठिनाई उत्पन्न करने वाले प्रश्नों की विषय वस्तु का विश्लेषण करने में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। देखिए जो हमारा निदानात्मक परीक्षण होता है उसके द्वारा हम ऐसे प्रश्नों को भी खोज सकते हैं जिनमें बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है, तो उसका भी हम पता लगा सकते हैं। इसके बाद अगला है कि विषय वस्तु के विश्लेषण के अतिरिक्त मानसिक प्रक्रिया के विश्लेषण में भी शैक्षिक निदान की आवश्यकता होती है। भाई शैक्षिक निदान की आवश्यकता और कहाँ होती है, बच्चों की मानसिक प्रक्रिया के विश्लेषण में भी होती है। कभी कभी बच्चे मानसिक रूप से सही से सोच नहीं पाते या अंदर से गंभीर समस्या कोई ऐसी उनके अंदर होती है जो उससे परेशान रहते हैं, तो उसका भी निदान करने में हमें क्या होती है, सहायता मिलती है। इसके बाद अगला है कि शैक्षिक निदान इस तथ्य का भी पता लगाता है कि छात्र किन किन मानसिक प्रक्रियाओं का सफलतापूर्वक संपादित नहीं कर पा रहा है। इसके बाद शैक्षिक निदान जो होता है अपना निदानात्मक परीक्षण, वो ये भी पता लगा लेता है कि बच्चे मानसिक प्रक्रियाओं में कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनमें वो मतलब उसको कार्य नहीं कर पा रहे, उनको सफलता नहीं मिल पा रही है मानसिक प्रक्रिया द्वारा या तर्क द्वारा, तो इसका भी हम पता लगा लेते हैं। इसके बाद अगला है कि शैक्षिक निदान की आवश्यकता अध्यापक को पठन पाठन की स्थिति को प्रभावशाली बनाने के लिए होता है। देखिए अब जो शैक्षिक निदान हमने किया इसके द्वारा हम कमी पता कर लेते हैं बच्चों की, कहाँ ये त्रुटि कर रहे हैं, तो ये सब कारण मालूम चल जाते हैं, तो उस वजह से हम इनको पठन पाठन की जो स्थिति होती है उसको भी हम काफ़ी प्रभावशाली बनाने का फिर कार्य करते हैं। तो ये इसमें कुछ इसके आवश्यकता चल रही है इसकी, ये पूरे महत्व में कि किन किन क्षेत्रों में महत्व है इसका। तो देखिए शैक्षिक निदान द्वारा बालक की वांछनीय एवं वास्तविक उपलब्धियों की दूरी को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि स्कूल में अव्यय या उपरोधन के कारणों को जानने का अच्छा साधन है। बालक विद्यालय क्यों छोड़ते हैं तथा जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने प्रवेश लिया था वह पूरा हुआ या नहीं हुआ, इनके कारणों का भी हम पता लगा सकते हैं। अच्छे निर्देशन, परामर्श एवं शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल सही है, अच्छे निर्देशन के लिए ज़रूरी है काफ़ी शैक्षिक।
इस तरह पे हम बच्चों में सुधार कर सकें, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण निदानात्मक परीक्षण होता है। इसके बाद अगला है कि शैक्षिक निदान मूल्यांकन प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावित करता है। तो ये ध्यान रखना है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है शैक्षिक निदान। कैसे करता है कि भाई जो हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, मतलब बच्चों के सर्वांगीण विकास के बारे में अगर हमें देखना है तो भाई उससे पहले उनकी कमियां तो पता चल जाए कि बच्चों में कमियां क्या कहती हैं, है ना। अगर कमियों को हम दूर कर देंगे तभी उनका मूल्यांकन अच्छे से हम कर पाएंगे। तो इस तरह से इसको प्रभावित करता है। इसके बाद देखिए आगे है कि निदानात्मक परीक्षाओं में निश्चित समय नहीं दिया जाता है, आवश्यकता अनुसार ये एक से अधिक बार भी आयोजित की जा सकती है। अब इसमें कोई निश्चित समय नहीं होता है, इसको कई बार हम यूज कर सकते हैं निदानात्मक परीक्षाओं को। केवल कमियां देखना होती है बच्चों, छोटे मोटे जो हम टेस्ट लेते हैं बीच बीच में, वही निदानात्मक परीक्षण के कार्य करते हैं। इसके बाद निदानात्मक परीक्षाओं में बालकों को अंक प्रदान नहीं करते हम, ठीक है, बिल्कुल सही है। केवल हमें त्रुटि देखना होती है बच्चों की कमियाँ कहाँ हैं। इसके बाद आखिरी है इसमें कि किसी विशेष क्षेत्र में बालकों की कठिनाई और कमजोरी को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसके अंदर कि कोई परेशानी हो, कोई विशेष कठिनाई हो तो उसको दूर करने का भी प्रयास इसमें किया जाता है। तो इसको भी हम ध्यान सभी लोग रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सभी, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके बाद आगे क्या है। तो देखिए आगे उपचारात्मक शिक्षण। अब हम पढ़ रहे हैं उपचारात्मक शिक्षण क्या हुआ। तो देखिए ये एक विधि है, और कैसी है, मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, ध्यान रखना, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। कमजोर तथा शिक्षण में पिछड़े छात्रों के निदानात्मक मूल्यांकन के बाद उनकी कमजोरी के क्षेत्र में सुधार के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है भाई क्या होता है, पहले निदानात्मक जैसी मूल्यांकन हम कर लेते हैं, निदानात्मक बच्चों की कमजोरी के क्षेत्र में जब सुधार हमें करना होता है तब हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। कारण पता करो, इसके बाद फिर उसका उपचार कर दो, तो क्या हो गया, ये उपचारात्मक शिक्षण हो जाता है। तो इस तरह से ये यूज होता है। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या है, मतलब किन सिद्धांतों पर उपचारात्मक शिक्षण कार्य करता है। तो ये हमें अब इसको देखना है। तो देखिए पहला है कि अध्यापक एवं छात्र में निकट संबंध स्थापित किए जाएं। बिल्कुल सही। तो पहला काम तो ये एक संबंध स्थापित किए जाएं बच्चों और छात्रों के बीच, छात्र और शिक्षक के बीच। इसके बाद अगला है कि उपचार की संपूर्ण व्यवस्था की योजना स्पष्ट रूप से बना लेना चाहिए। यानी बिल्कुल सही कि हमें पहले क्या करना चाहिए, जो हम उपचार कर रहे हैं उसके लिए पहले एक अच्छी व्यवस्थागत योजना तैयार कर लेना चाहिए हमें। इसके बाद फिर अगला है कि अध्यापक अपने अनुभवों के आधार पर विस्तृत दृष्टिकोण अपनाएं। जो उसको अनुभव है उपचार करते समय, अपने जो अनुभव है टीचर के, तो वो उनको अनुभवों को उसमें बांटे बच्चों के साथ, उनको यूज करे ताकि अच्छे से उपचार उस बच्चों का हो सके, जो कमी हो उसको अच्छे से हम हटा सकें। इसके बाद देखिए आगे है, तो आगे क्या करना है, देखिए आगे जो और सिद्धांत हैं ये इस तरह से हैं कि उपचारात्मक शिक्षण का प्रत्येक पहलू बालकों की आयु, रुचि, योग्यता एवं अनुभवों के अनुकूल हो। जो हम उपचारात्मक शिक्षण कर रहे हैं वो बच्चों के अनुसार होना चाहिए पूरा, ये आपको ध्यान रखना, उनकी योग्यता को देखकर, आयु को देखकर उपचारात्मक शिक्षण हम करें। इसके बाद अगला है कि उपचारात्मक शिक्षण के दौरान बालकों की रुचि को बनाए रखने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। तो देखिए बीच में क्या करना है इसमें हमें कि जैसे बच्चों की रुचि बनी रहे, उस तरह से कोई ऐसे कार्य हमें करना है कि बच्चों की रुचि भी बनी रहे और आसानी से वो उसको आकर्षित होकर उपचारात्मक शिक्षण जो हम कर रहे हैं उसमें अपना भी योगदान दें, उनको हमें प्रोत्साहित ऐसा करते रहना चाहिए। इसके बाद अगला है कि उपचार विधि की ये विशेषता होनी चाहिए कि उससे विद्यार्थी को अपनी सफलता के संबंध में शीघ्र परिणाम मिल सकें। ठीक है, बिल्कुल सही, ये भी होना चाहिए इसमें। इसके बाद अगला है कि अगला सिद्धांत जो है वो क्या है कि प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी को अधिक से अधिक सक्रिय रखा जाए। एक इस सिद्धांत पे भी कार्य करता है उपचारात्मक शिक्षण कि बच्चों को अधिक से अधिक हम क्या करें, सक्रिय रखें। अगला है कि कार्य अनुभव हमारे उपचारात्मक शिक्षण का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए। जो हम कार्य का हमारा अनुभव है वो हमारे उपचारात्मक शिक्षण का क्या होना चाहिए, अनिवार्य अंग होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि उपचारात्मक शिक्षण हम कर रहे हैं और हमें कोई अनुभव उस चीज़ का है नहीं, तो जो हमें अनुभव है उसको हमें उसमें शिक्षण में डाल देना चाहिए पूरा। इसके बाद चलिए अगला है क्या है कि अध्यापकों को भी निदानात्मक परीक्षणों के निर्माण में दक्ष होना चाहिए। जो अध्यापक होते हैं उनको पहले निदानात्मक परीक्षण में दक्ष होना चाहिए। पहले उनको पता हो कि कैसे बच्चों की कमियाँ हम पता करें, कौन सा टेस्ट लें बच्चों का जिससे उनकी कमी पकड़ में आए। तो इस तरह कुछ नॉलेज यानी कौशल हमारे पास होना चाहिए, तब जाके हम निदानात्मक परीक्षण कर पाएंगे और उसके आधार पर उपचारात्मक शिक्षण हम कर पाते हैं। चलिए देखिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो अब आगे हैं इसमें कि पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण, यानी जो पिछड़ गए हैं बालक उनके लिए किस तरह से आप उपचारात्मक शिक्षण लेकर आएंगे। तो देखिए इसके लिए
क्या दिया गया है इसमें कि उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत कक्षा के वर्ग बनाते समय कमजोर बालकों को एक ही वर्ग में रखा जाए तो अध्यापक उनकी प्रगति में सहायक हो सकता है। कक्षा में ऐसे बालकों की संख्या 20 से 25 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कमजोर छात्रों में व्यक्तिगत परामर्श द्वारा अध्यापन संबंधी वांछनीय आदतों का विकास किया जाना चाहिए। गणित में सफलता के लिए नियमित अभ्यास का कार्यक्रम आवश्यक होता है। देखिए यहाँ पे हमें क्या रखना है ध्यान कि जैसे उपचारात्मक शिक्षण हम करें किसका, पिछड़े बालकों का। तो देखिए पिछड़े बालकों का उपचारात्मक शिक्षण में एक तो हमें ध्यान रखना है जो पिछड़े हुए बालक हैं उनको एक तो एक ही वर्ग में रखो। और ऐसे वर्ग में जब हम उनको रखते हैं तो लगभग 20 से 25 से ज़्यादा उनकी संख्या भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा मात्रा में। और उनको बार बार अभ्यास कराते रहना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम हमें बार बार करना चाहिए जिनसे बार बार उनका अभ्यास होता रहे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए इसमें और भी उपाय जैसे हमें करना चाहिए बच्चों के लिए। तो किस तरह के वो उपाय जो पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण अच्छा दे सकते हैं। तो देखिए एक तो है कि कक्षा में गणित की समस्याओं को हल करते समय छात्रों का ध्यान विशेष रूप में उन प्रत्ययों, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं आदि की ओर खींचा जाए जिनमें छात्र त्रुटियां करते हैं। तो जब हम शिक्षण कर रहे हों तो हमें मुख्य रूप से उनका ध्यान कोशिश करना है कि उन जगह पे आए जहाँ पे वो गलतियाँ करते हैं। इसके बाद अगला एक कमज़ोर छात्रों के लिए मॉडल, चार्ट आदि प्रयोग कर प्रत्ययों का हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी मॉडल बनवाएं उनसे, चार्ट दिखवाएं। तो इस तरह से हम उनको ये कुछ सामग्रियाँ होती हैं TLM जो होते हैं तो उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इसकी अगला है इसमें कि छात्रों को कक्षा में तथा कक्षा के बाद आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत परामर्श देकर गणित के सीखने में सहायता की जानी चाहिए। हम उनको बाद में भी जैसे पढ़ा दिया इसके बाद कक्षा के बाहर जाकर या कभी व्यक्तिगत रूप से मिल जाए कभी रास्ते में तो उनको हमें बार बार क्या करना चाहिए, मोटिवेट करते रहना चाहिए। उनको ऐसे परामर्श दो जिससे कि बच्चा पढ़ने लगे और थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने लगे। तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला है कि छात्रों के लिखित कार्य में सुधार यथासंभव उनके समक्ष ही हो तथा सुधरी हुई त्रुटियों को छात्र फिर से न दोहराए। देखिए तो यहाँ पे क्या करना है कि बच्चों को बार बार ये कार्य में लिखित कार्य अच्छे सुधार करके उनको बच्चों को करवाना है और बार बार वो गलती ना करे। तो ऐसा थोड़ा ध्यान रखना। अगला एक कमज़ोर छात्रों को कक्षा में आगे बैठाना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल अच्छा गुण है कि हमें क्या करना चाहिए कि जो कमज़ोर छात्र होते हैं उनको हमसे कक्षा में आगे बैठाना चाहिए जिससे कि उनको ज़्यादा उन पर प्रभाव पड़े और उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ने के साथ साथ वो पढ़ने भी लगते हैं फिर बच्चे ज़्यादा। तो उनको आगे बैठाना चाहिए। चलिए देखिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो इसके बाद है कि छात्रों में शुद्ध तथा बड़ा लिखने की आदत डाली जाए जिससे उनमें गणना करते समय सुविधा रहे। तो उनको हमें क्या करना है, बच्चों को ये भी आदत डालना है कि वो थोड़ा बड़े लिखें और साफ साफ लिखें। इसके बाद है अगला कि कक्षा में उदाहरणों का चयन विषय वस्तु के विस्तार एवं कठिनाई स्तर को ध्यान में रखकर किया जाए। जो भी हम बच्चों को कक्षा में उदाहरण दे रहे हैं तो उनको थोड़ा विषय वस्तु के विस्तार एवं कठिनाई के आधार पर दें। अगला है अंकगणित तथा बीजगणित के आधारभूत उपविषयों को पढ़ाते समय पूरी सावधानी बरती जाए। दशमलव, प्रतिशत, अनुपात, एक नियम, समीकरण, लेखा चित्र आदि गणित के आधारभूत उपविषय होते हैं जिनका व्यापक रूप से समस्याओं को हल करने में प्रयोग किया जाता है। इन उपविषयों को अत्यंत ज़्यादा सावधानी से पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए ये ऐसे टॉपिक हैं इनको काफ़ी सावधानी से पढ़ाया जाए क्योंकि ये व्यवहार में भी काम में आते हैं और बाकी छोटी मोटी संक्रियाओं के लिए कहीं भी यूज हो जाते हैं। इसके बाद है कि आगे की श्याम पट पर लिखी हुई सामग्री व्यवस्थित, स्पष्ट एवं उपयोगी होनी चाहिए। जो हम सामग्री श्याम पट पर लिख रहे हैं वो काफ़ी साफ साफ बच्चों को आसानी से दिखाई देना चाहिए। इसके बाद अगला एक कक्षा में छात्रों को जागरूक करने के लिए प्रभावी प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को बार बार जागरूकता के लिए हमें ऐसी कोई विधि अपनानी चाहिए जिस प्रश्नोत्तर बार बार चल रहे हैं, बच्चे जवाब दे रहे हैं, फिर हम उसको करवा रहे हैं, फिर वो कर रहे हैं। तो इस तरह से चलता रहना चाहिए प्रक्रिया। आवश्यक समस्याओं को हल करने से पहले छात्रों को ये स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि क्या ज्ञात करना है, अभिष्ट उत्तर कैसे ज्ञात किया जाना चाहिए, समस्याओं की भाषा सरल एवं स्पष्ट हो। तो इस बात का भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये बच्चों को बता देना चाहिए पहले से कि हमें क्या ज्ञात करना है और इसका उत्तर कैसे आएगा। तो ये बताना चाहिए बच्चों को। इसके बाद छात्रों को कक्षा में सोचने तथा तर्क करने की अवसर देना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो इसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं अब क्या बचा हुआ है। देखिए आगे प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण। तो देखिए प्रतिभाशाली बालकों के लिए भी उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। तो देखिए प्रखर बुद्धि बालकों में पर्याप्त रूप से अपनी योग्यताओं को विकसित करने का अवसर प्राप्त न होने से वे बेचैन रहते हैं और उनका मन कक्षा के
वातावरण में ना लगकर इधर उधर भटकने लगता है। देखिए विकसित एक तरह से समझना अब यहाँ पे आप, प्रतिभाशाली बच्चे क्या चाहते हैं कि वो और आसानी से जल्दी जल्दी कुछ और अच्छा सीखें और विकसित हों, अपने विकास अपना ज़्यादा विकास कर सकें और अच्छा सीख सकें। और उनका अगर मान लीजिए उनके हिसाब से अगर शिक्षण नहीं चल रहा होता है तो उनका मन नहीं लगता है, तो इधर उधर उनका वातावरण में भटकने लगता है मन। इसके अतिरिक्त यदि उन्हें आवश्यक परामर्श या मार्गदर्शन नहीं मिलता तो वे असामाजिक कार्यों में भाग लेने लगते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अगर उनको सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो है ना, तो फिर वो असामाजिक कार्यों में भाग लेने लगेंगे। प्रवृत्ति बाल अपराधी की ओर मुड़ जाए, हो सकता है अपराधी की तरह वो कार्य करने लगे। कक्षा कार्य उनको फीका फीका लगने लगता है। इसके बाद प्रतिभाशाली बालकों की मानसिक एवं शारीरिक शक्ति के सदुपयोग के लिए प्रभावी एवं आकर्षक अध्ययन विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रतिभाशाली बालक की कोई समस्या नहीं होती, ऐसी कोई कठिनाई नहीं होती, उन्हें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करते वो। उनकी समस्या ये रहती है कि उनको अच्छा पढ़ना है। तो अच्छा पढ़ाने के लिए भी हमें उनको उपचार तो करना पड़ेगा। उनकी ये समस्या है कि उन्हें अच्छा पढ़ना है और उन पर ध्यान देना है हमें। तो उसके लिए क्या उपचार होना चाहिए? देखिए उसके लिए उपचार होना चाहिए कि एक तो पहले क्या करना चाहिए, प्रतिभाशाली बालकों को सुनियोजित कार्यक्रम के माध्यम से व्यवस्थित ढंग से कार्यरत रखा जाना चाहिए। तो जैसे अब जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनके लिए सुनियोजित एक अच्छा सा कार्यक्रम ऐसे आयोजित करते रहना चाहिए जिनसे उनका मन लगा रहे और वो कार्यरत हमेशा रहे। इसके बाद उनको आधुनिक गणित गणित की विभिन्न शाखाओं से समन्वय स्थापित करना चाहिए। बच्चों को आधुनिक गणित के बारे में बताओ, नई नई कोई ट्रिक बताओ, इस तरह से उनको बताते देना चाहिए जिससे कि वो और अच्छा नया सीखते जाएं। तो देखिए इसके बाद और आगे है कि इन बालकों को व्यवस्थित सामग्री के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। इनको क्या करना चाहिए, एक ऐसी सामग्री से पढ़ाओ जो एक व्यवस्थित हो। इसके बाद इन बालकों को हम निगमन, संश्लेषण, प्रयोगशाला, ह्यूरिस्टिक, प्रोजेक्ट आदि विधियों से पढ़ा सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण विधियाँ होती हैं, ये ऐसी बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी ज़्यादा होती हैं। इसके बाद देखिए इन बालकों के सम्मुख स्थूल या प्रत्यक्ष वस्तुओं के स्थान पर आप गूढ़ प्रत्यक्ष सीधे ही रख सकते हैं। ये ऐसे प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, डायरेक्ट आप इनको समस्या सीधी बता दो, वो तो डायरेक्ट उसका क्या करते हैं, उसको सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं और अपने आप आसानी से वो हल भी निकालने के लिए सक्षम रहते हैं। अगला है कि इन बालकों के मूल्यांकन के लिए विशेष परीक्षाओं का आयोजन होना चाहिए। अगर इनका मूल्यांकन करना है तो उसके लिए कुछ ऐसी विशेष परीक्षा लेकर आओ कि जिससे उनके सर्वांगीण सभी का विकास पता चले कि भाई किस तरह से बच्चा और ज़्यादा अच्छा सीख पा रहा है। इसके बाद अध्यापक को चाहिए कि वह ऐसे बालकों को गणित के पाठ्यक्रम के अतिरिक्त गणित की अन्य चीज़ों को भी बताए, जैसे इतिहास के बारे में भी उनको प्रोत्साहित करें पढ़ने के लिए, गणित का विकास कहाँ से हुआ, पत्रिकाएं पढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करें, करंट अफेयर्स, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए उसको हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसका मन जिससे अच्छा लगा रहे और वो नया नया सीखता जाए। इसके बाद आगे है कि उनको जो है हमें ऐसे बालकों के लिए मानसिक मौखिक गणित की अपेक्षा लिखित कार्य ज़्यादा करवाना चाहिए। उनको ज़्यादा से ज़्यादा लिखित कार्य करवाओ ताकि वो हमेशा कार्यरत रहें और बोर ना हो। इसके बाद ऐसे बालकों को कभी कभी कक्षा में पढ़ाने का कार्य भी सौंपा जाना चाहिए। तो देखिए जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं या प्रखर बुद्धि वाले जो छात्र होते हैं उनके लिए कभी कभी कक्षा में पढ़ाने का कार्य अवश्य देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, इनका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ता है और फिर ये कभी भी हार नहीं मानते और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होते रहते हैं। अगला है कि प्रतिभाशाली छात्रों के समक्ष कक्षा में कुछ समस्याओं को चुनौतियों के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। कुछ समस्याएं ऐसी भी लेके आओ जो बच्चों को चुनौती दे, उनको मतलब एक तरह से चैलेंज करे, तो ऐसी चीज़ें भी उनके सामने आना चाहिए। अगला है कि ऐसे बालकों से अध्यापक को गणित शिक्षण संबंधी आकर्षक सहायक सामग्री बनवानी चाहिए। उनसे बच्चों से कुछ ऐसी आकर्षक चीज़ें बनवाते जाओ जो गणित में आपके काम में आती हैं। फॉर्मूले का चार्ट बनवा दो या कोई और कुछ जो भी इस गणित के लिए संबंधित होता है वो आप बनवा सकते हैं बच्चों से। इसके बाद देखिए प्रतिभाशाली बालकों को एक ही समस्या को विभिन्न तरीकों से हल करने को प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। इसके बाद प्रतिभाशाली बालक गणित की खोजों में अत्यधिक रुचि लेते हैं, अतः उन्हें गणित संबंधी नवीन आविष्कारों के सीखने एवं जानने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए। देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा टॉपिक था, इनसे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाया करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।